अमेरिका इजराइल के हमले से तेहरान कांप उठा है। कुहाक में IRGC का वेयर हाउस, इसको टारगेट किया गया है। बमबारी से सैन्य गोदाम में भीषण धमाका हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, ईरान का सैन्य गोदाम जलकर खाक हो गया है। ये ईरान का बड़ा नुकसान। जबरदस्त बमबारी की गई है और सैन्य गोदाम को ही। और एक और बड़ी खबर, तेहरान से ही पूर्वी तेहरान पर सबसे ज्यादा हमले हुए। ईरान का पार्शियन मिलिट्री बेस टारगेट पर रहा। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से इन हमलों में तबाह हो गया। हमले के कई घंटे बाद भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़े हमले हुए हैं और अब आपको उत्तरी तेहरान की तस्वीरें दिखाते हैं। कई किलोमीटर दूर तक यहां धमाके सुनाई दिए। आसमान में धुएं का गुबार कैसे धमाके के बाद उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें। एक महीने से जारी है तेहरान पर विध्वंसक प्रहार और ये ताजा अटैक्स की तस्वीरें आपके सामने। तो तेहरान निशाने पर रहा, तेहरान टारगेट पर रहा इजराइल के। ये तीन तस्वीरें देखिए बता रही हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान को किस तरह निशाना बनाया है। पूर्वी तेहरान पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ जगह जगह नजर आ रहा है। और खास बात यह है कि ताजा हमलों में ईरान के एक सैन्य गोदाम को भी उड़ा दिया गया। और देखिए अब खबर सीरिया से है। सीरिया की खबर का रुख कर रहे हैं हम। सीरिया में अमेरिकी बेस पर भी हमला हुआ है। सीरिया के अल हसाका में कास राक बेस पर यह हमला हुआ है। ईरान समर्थित गुटों की ओर से ड्रोन हमला किया गया। सीरिया में अमेरिकी बेस के पास 4 ड्रोन गिरे हैं। यह देखिए आप तस्वीरें। और इस बीच फारस की खाड़ी से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के पास पहुंच गया है USS त्रिपोली। अमेरिका ने समंदर में ईरान की घेराबंदी की। एयरक्राफ्ट कैरियर USS त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंच गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। USS त्रिपोली में 3,500 नौसैनिक और मरीन्स तैनात हैं। F-35B और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस पर मौजूद है। तो समंदर में अब ईरान की एक बार फिर घेराबंदी शुरू कर दी है अमेरिका ने। तो मिडिल ईस्ट पहुंच गया है USS त्रिपोली। ताकत देखिए इसकी क्या है। 45,000 टन का 850 फीट लंबा ये असॉल्ट शिप है। F-35 MV-22 ट्रांसपोर्ट विमान ये ले जा सकता है। एक साथ जमीनी हवाई रसद युद्ध लड़े जा सकते हैं इसी के जरिए। और इसे उतार दिया गया है अब इवैक्यूएशन और एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल अमेरिका करता है और अब इसे मिडिल ईस्ट में उतार दिया गया। बिल्कुल समीर, और देखिए खबर यह भी है कि USS त्रिपोली में स्पेशल ऑपरेशन के लिए खास यूनिट को तैनात किया गया। बड़ी बात आप समझिए। USS त्रिपोली में 3500 मरीन और क्रू मेंबर्स तैनात किए गए। अभी अहमियत आप समझिए क्यों है इसकी। खर्ग द्वीप पर कब्जा करना और होर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसको खुलवाने की स्ट्रेटेजी इससे संभव हो पाएगी, ये अमेरिका मानकर चल रहा है। खास तौर पर ट्रंप का अगर जिक्र करें तो उन्हें इस पर विश्वास है। जी हां, तो अमेरिका की आने वाले वक्त के लिए भी खौफनाक तैयारियां सामने आ रही हैं। हम रुख करते हैं जल्दी से अपने मेहमानों को और सबसे पहले आपको इजराइल के तेल अवीव लिए चलेंगे। वहां से सीनियर जर्नलिस्ट चंचल बंगा हमारे साथ मौजूद हैं। चंचल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले ही हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। अमेरिका में तो बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, लाखों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए हैं ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ, इस जंग के खिलाफ। लेकिन अब इजराइल में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तेल अवीव में, हाइफा में लोग सड़कों पर उतरे हैं। कई जगह प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या जंग के दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है इस जंग के खिलाफ और अपने नेतृत्व के खिलाफ? मतलब जो अभी जो है शांति के लिए कोशिश किया जा रहा है, किस तरह से पीस किया जाए। हाँ। क्योंकि काफी ईरान का या इजराइल में बहुत सारे जगह पे अभी जो अटैक हो रहा है जिसको डिफेंस टोटली किया गया है और अपना कोई इतना इफेक्ट नहीं हुआ, पर जितना भी हो सके कोशिश किया जा रहा है अभी जो वॉर को तो उसको रोक कर सके अगर ऐसा है। क्योंकि काफी दिन हो चुका है, हम लोगों का यहाँ पे अभी फेस्टिवल भी आना है, तो जिसके चलते लोग अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे ताकि शांति हो इजराइल में। जी
बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि अब जो लोग हैं समीर, ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इस पर अब कुछ जो फैसला है जो लिया गया उस पर एक बार फिर से नेतन्याहू विचार कर, इसलिए उस सड़कों पर उतरे हुए मेजर जनरल एसवीपी सिंह सर, एक बात बताइए, हर किसी के जहन में यही सवाल उठा है, अगर हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात करें, सीधी लड़ाई की बात करें, तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं और बीती रात भी जो हमले हुए, 24 घंटे में हमले हुए, वो हमने दिखाए। कब तक अपने बल पर सस्टेन कर पाएगा, झेल पाएगा इन हमलों को, या फिर बोले कब तक टिका रह सकता है ईरान? देखें, जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो अक्टूबर 23 से जब हमास का अटैक हुआ तब से लड़ाई के हालात में है। वो उस समय 2 फ्रंट वॉर पर लगा रहा, गाज़ा, वेस्ट बैंक पैलेस्टीन और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के सामने। अभी लड़ाई की हालात ऐसी पहुंची है कि हूतीज़ भी खुल पड़े हैं रेड सी में और इजराइल को दाग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इजराइल अभी 3 फ्रंट वॉर के ऊपर शामिल हो गया है और 2.5 साल की लड़ाई में उसके ऊपर फटीग स्ट्रेन आया है। ऑलरेडी नेतन्याहू ने देश को लड़ाई के हालात में डाला हुआ है क्योंकि उसको इंटरनल प्रॉब्लम से, जुडिशरी के साथ प्रॉब्लम थे, तो उसने रुख बदला हुआ है देश के अंदर, इसलिए लोग खड़े हो रहे हैं। दूसरा, अगर हम अमेरिका का देखें, वही हालात है, एक्सटर्नल दिस थिंग, वहाँ पे इंटरनल इन्फ्लेशन, इकॉनमी का मुश्किलात है। टैरिफ बढ़ाने के बाद भी टैरिफ के साथ क्या होगा कि लोगों के ऊपर टैक्सेशन प्राइस बढ़ गई है, तो अमेरिका के भी सिटीजन खुश नहीं है। और उसके अलावा एक एप्स्टीन फाइल का बहुत बुरा असर था ट्रंप के ऊपर। और ये जो बड़े लीडर होते हैं ये ऐसे करते हैं कि रुख बदल देते हैं, इसलिए वहाँ पे लड़ाई के हालात के अंदर हैं। अभी विश्व में इतना बड़ा समस्या खड़ी कर गई है, इकॉनमी जो है बहुत सफ़र कर रही है जी। एक ही मुल्क नहीं, एशिया, यूरोप खास करके, और हमारे को भारत में इसमें बहुत ज़्यादा गौर करना है और कर भी रही है हमारी सरकार, कि जो कि पॉपुलेशन को काफ़ी कंट्रोल में रखा है भारत के अंदर। ठीक है सर, और देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है, इराक से सामने आया है एक खौफनाक वीडियो, वो अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। एयर डिफेंस से मिसाइल नष्ट करने का वीडियो सामने आया है। जोरदार धमाके से इराक दहल गया है। तो इराक में लगातार हमले देखने को मिले हैं। ईरान की तरफ से इराक में जो अमेरिकी बेसेस हैं उसे निशाना बनाया जा रहा है, प्लस जो ईरानी मिलिशिया ग्रुप्स हैं उन पर यहां अमेरिका भी हमले कर रहा है। तो इराक से जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक और खबर इराक से ही है। इराक के एरबिल में दिखा है खौफनाक मंजर, ड्रोन से हमला हुआ अमेरिकी बेस पर और फिर होता है बड़ा धमाका। रात भर जारी रहे हमले, ईरान के हमले, ये आप देखिए, रात भर मिसाइल से हमले किए गए, ये देखिए। और इस बीच बड़ी खबर तो यही है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका बड़ी तैयारियां कर रहा है। किसी भी वक्त शुरू हो सकता है ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, कई हफ्ते चल सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर सामने आ रही। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए ईरान में किसी भी वक्त, जिसका भी जिक्र किया समीर ने, अब इसी बड़ी खबर को लेकर क्या डिटेल है ये आपको बता रहे हैं। किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या यह वाकई में आसान हो पाएगा? अमेरिका शुरू कर सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी का अब बस इंतजार है। ग्राउंड ऑपरेशन फुल स्केल वॉर जैसा नहीं होगा, स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेस इसमें शामिल होंगी, पारंपरिक ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन में शामिल होंगी। कई हफ्ते के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। जी हाँ, और देखिए इसकी संभावना आखिर तेज क्यों होती जा रही है ये समझिए। ईरान के पास हजारों मरीन सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया गया है। ईरान के पास यूएसएस त्रिपोली पहुंच गया है, जिसकी तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई। यूएसएस त्रिपोली पर 3,500 से ज्यादा नौसैनिक मौजूद हैं। यूएसएस बॉक्सर भी मध्य पूर्व पहुंचने वाला है। ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो कहां होगा? खर्ग द्वीप पर होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लियर कराने की कोशिश की जाएगी। इसकी पूरी तैयारी नजर आ रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। जाकिर साहब, क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? भले ही इस 1 महीने की जंग में ईरान ने यह दिखा दिया है कि उसकी ताकत क्या है, और ईरान वेनेजुएला नहीं है। अमेरिका के जो इरादे थे, जो लक्ष्य थे, वो अमेरिका हासिल करता हुआ नजर कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन ताकत तो कहीं ज्यादा है अमेरिका की, ये तो मानना पड़ेगा। और अब जिस तरह से नौसैनिक, 3,500 नौसैनिक और बड़े बड़े युद्धपोत उतारे जा रहे हैं, उसका अंजाम क्या देखते हैं आप ईरान के अंदर? शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए।
पहली बात तो मैं कहता हूं कि ईरान जो है बम्बार्डमेंट्स में नहीं डर रहा है। अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए तो उन्होंने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, और जो हालात बन रहे हैं वो इतिहास के पन्नों को अगर देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गैलीपोलिस की जो लड़ाई हुई थी टर्की और एलाइड फोर्सेस में, वही हालात यहाँ बन रहे हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा फोर्सेस को जो वहाँ पे जान गंवानी पड़ी थी, और आखिर में जो है कमाल अतातुर्क एक लीडर की तरह इमर्ज हुए और टर्की को बचाया। सिमिलर सिचुएशन यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। और दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा समय दीजिएगा। जी जी। नंबर 1 ये है कि ट्रंप को मिला क्या, रेटिंग 20% हो गई। एनर्जी प्राइसेस कहाँ गई, 50% ऊपर हो गई। गल्फ ऑफ हुर्मुज क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। नेटो ज्वाइन किया, नहीं किया। क्या 12-13 बेसेस जो अमेरिका ने बिल्डअप किया उसको बचा पाए, नहीं बचा पाए। क्या सऊदी अरबिया तमाम जो है कंबाइंड फोर्स लेके आके पाए, नहीं आ पाए। सबसे बड़ी बात जो है इजराइल जो कि अभेद किला अभी तक था, क्या वो बच पाया? आपने खुद दिखाया कि वहाँ की पब्लिक जो है रॉयट करने लगी है। यहाँ पे मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। था कि हम ये चाह रहे थे, अमेरिका चाह रहा था कि ईरान में जो है पिच बैटल होगी, लेकिन पिच बैटल इजराइल में हो रही है। और आप देखिए भागने वालों की संख्या कितनी हो गई है। अभी ईरान जो है डेमोना जो है दुनिया के सबसे सेफेस्ट जोन था, उस पर अटैक कर दिया, कई अटैक किए गए। तो इजराइल की जो फ्री फॉल जो है हिजबुल्लाह की और ईरान की जो मिसाइल्स गिर रही हैं, इजराइल कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। उसके आर्मी चीफ भी चिल्लाने लगे कि आर्मी जो हमारी थक गई है 2.5 साल से लड़ते लड़ते। और इधर जो है ईरान ने स्टेप वाइज जो है इस वार को एस्केलेट किया है, हुतीज ज्वाइन कर लिए हैं। और अगर सऊदी अरबिया वगैरह जो है इसमें ज्वाइन करते हैं तो मैं एकदम 100% यकीन में हो सकता ना हो, लेकिन ये ग्राउंड ऑपरेशन हुतीज करेंगे। 1 लाख फोर्स लेके बैठे हुए हैं। और तीसरी बात है, अगर इजराइल इनके ऊपर अटैक करता है हुतीज पर, तो ये रेड सी को जाम कर देंगे। तो ये सारा खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात, रशिया का रोल आप देखिए। ज़ेलेंस्की साहब यहाँ आके एग्रीमेंट करते हैं सऊदी अरब से और कतर से कि हम तुमको जो है शाहिद ड्रोन को मिलाने के लिए एक एग्रीमेंट करेंगे। तो क्या इसने रशिया को गुस्सा नहीं दिलाया होगा? रशिया को गुस्सा दिलाया है। उसने पहला स्टेप ये चला है कि उसने कहा है कि 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक हम ऑयल अपने रोक देते हैं टेम्परेरी। हुर्मुज से ऑयल खत्म, रशिया का ऑयल खत्म, तो दुनिया एक बहुत बड़े कोरोना से भी ज्यादा बड़े संकट की तरफ जा रही है। और मेरा एक ही कहना है, ईरान को हल्का मत समझे अमेरिका मॉडर्न वॉरफेयर में बिल्कुल फेल हो गया है। और अगर इस दुनिया में शांति चाहिए तो दुनिया के सारे लोग जो हैं, सारी कंट्रीज जो हैं, मिलकर इस युद्ध को खत्म कराएं। एक ऑनरेबल एग्जिट जो है ट्रंप को दें ताकि उनकी पैम्परिंग। बिल्कुल। और डॉक्टर हुसैन, जैसा आपने कहा कि कहा तो यह समझा था ट्रंप और नेतन्याहू ने कि युद्ध शुरू होगा तो ईरान के अंदर इस्लामिक शासन को खत्म करने को लेकर आवाज और बुलंद होगी। उल्टा इजराइल और अमेरिकी सत्ता के खिलाफ अब आवाज वहां के लोग बुलंद कर रहे हैं। ईरान युद्ध पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान में अभी युद्ध जारी रखना होगा, ये जेडी वेंस कह रहे हैं। और कहते हैं कि हमने अपने सभी उद्देश्य पूरे कर लिए, ईरान में सभी लक्ष्य पूरे कर लिए। अमेरिका ने ईरान को लंबे समय तक जंग से दूर रखने के लिए अभी जंग जारी है और इसे कुछ दिनों तक जारी रखना जरूरी है, ये जेडी वेंस कह रहे हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। और देखिए एक और बड़ी खबर, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट्स में बिगड़ रहे हैं हालात। रूस की परमाणु एजेंसी ने जारी की है चेतावनी, हमले हुए तो फैल सकता है रेडिएशन। यह एजेंसी की तरफ से कहा गया। रूस की सरकारी परमाणु निगम रोसटॉम के प्रमुख ने वार्निंग दी है। बुशहर पर तीसरी बार हुआ था हमला और यह कह दिया गया रूस से कि अगर अगली बार हमला हुआ तो फिर रेडिएशन लीक का बहुत बड़ा खतरा। और आप समझिए कि इसके बाद पूरे अरब में यह खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बुशहर संयंत्र इस वक्त खतरे में है। अरब में रेडिएशन जंग का खतरा है। रूस की चेतावनी क्या है? बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। प्लांट के पास हमले न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए सीधा सीधा खतरा है। ये एलेक्सी लिखाचेव की तरफ से कहा गया है, जो कि रोसटॉम के प्रमुख हैं। और जरूरी बातें देखिए क्या है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में 70 टन न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है। रिएक्टर या फ्यूल स्टोरेज को नुकसान हुआ तो रेडिएशन का खतरा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा? यूएई 24 घंटे में तबाही यहां पर मच जाएगी। ओमान की बात करें 36 घंटे में रेडियो एक्टिव प्लूम पहुंच जाएगा। सऊदी अरब की बात करें तो 48 घंटे में बर्बादी यहां पर मच सकती है। फारस की खाड़ी
समंदर का पानी दूषित हो सकता है। दावा क्या है? इजराइल ने ईरान के 5 प्लांट्स को टारगेट कर लिया। हालांकि रेडिएशन लीक की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। कार्तिकेय काले सर, आप मुझे एक बात बताइए, हालांकि वो तो हम देख रहे हैं कल भी जिस तरह से बुशहर पर हमला किया गया, लेकिन अब जिस तरह से रेडिएशन के खतरे की बात रूस की तरफ से जाहिर की जा रही है, और यह बड़ा खतरा ना सिर्फ ईरान पर रहेगा बल्कि अरब के खाड़ी के देशों पर भी विध्वंस का खतरा मंडरा रहा है, तो क्या इसके जरिए एक तरह से जो रूस है वो यह आगाह करने की कोशिश कर रहा है अरब के देशों को कि वो वक्त रहते अमेरिका और इजराइल को समझाएं ताकि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो पाए? देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर यदि ऑपरेटिव है, और जो कि मुझे लगता है कि इस लड़ाई में ऑपरेटिव रहा होगा, तो डेफिनेटली अगर एक ऑपरेटिव और ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर पे आप हमला करेंगे तो उसमें रेडियो एक्टिविटी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एक्सप्लोजन भी हो सकता है, सिंपैथेटिक डेटोनेशन भी होता है, तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं और डेफिनेटली वो खतरा है। परंतु यदि वो न्यूक्लियर रिएक्टर एक्चुअली शटडाउन है या किसी कारण के लिए उसको बंद कर देते हैं, स्पेशली सुरक्षा की दृष्टि से, तो डेफिनेटली उसमें ऐसा कुछ इस प्रकार का कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा। रेडियो एक्टिव लीक डेफिनेटली हो सकती है, परंतु वो लीकेज कितना स्प्रेड करेगी वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की पर्टिकुलर विंड कंडीशंस कैसी हैं और एग्जैक्टली कितना लीकेज जो है, दैट मीन्स कितना यूरेनियम जो है हवा में गया है उस पर एग्जैक्टली। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए साइंटिफिकली तो ये खतरा डेफिनेटली है, बिकॉज लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, परंतु इस पर ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि रियली इजराइल का एम जो है वो एक वर्किंग न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करके और इस तरह की बर्बादी करना होगा, ये पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है। परंतु डेफिनेटली जो इसका न्यूक्लियर डायमेंशन है वो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक बात है प्रोफेसर अमिताभ सिंह, लेकिन जेडी वेंस के बयान को कैसे आप देखेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते थे, अब जेडी वेंस भी कहते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा लक्ष्य तो बताया यही गया था कि रिजीम चेंज होनी है ईरान में। ऐसे दूर दूर तक कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे, बल्कि अमेरिका और इजराइल में जरूर रिजीम के खिलाफ लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए, जेडी वैंस अब तक इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे, आपने देखा होगा। हाँ। सारा बातचीत जो है वो मार्को रूबियो और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कर रहे थे। जेडी वैंस को इससे अलग रखा गया था क्योंकि वो भावी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ट्रंप साहब के बाद, तो उनको इस ईरान की आग से अलग रखा गया था। लेकिन जेडी वैंस और प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहते हैं द एंटायर न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान हैज बीन ऑब्लिटरेटेड, यानी हमने विनाश कर दिया। फिर जेडी वैंस कह रहे हैं हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, तब आपके सिविलियन ऑब्जेक्टिव्स जो था ईरान की रिजीम को बदलना, वो तो पूरा नहीं हुआ है, यानी आप उसके पीछे लगे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वो जिस दिशा में ये युद्ध जा रहा है वहां की रिजीम आसानी से नहीं बदलेगी अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड भेज भी दें। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इजराइल का ऑब्जेक्टिव है ईरान का विनाश। ये दो ऑब्जेक्टिव्स में, और अब तीसरा ऑब्जेक्टिव गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के हैं कि किसी भी तरह से ये युद्ध को रोका जाए, नहीं तो जो उनका विनाश हो रहा है, अमेरिकन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो इनके कंट्रीज में है उनके चलते ईरान इन पर अटैक कर रहा है। और अगर आगे चल के ऐसा ही भी होता रहा तो वो सारे कहेंगे कि अमेरिकन बेसेस को यहां से हटाओ क्योंकि मुझे यहां आपसे डिफेंस नहीं मिला, और उल्टा ईरान हम पर अटैक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक दबाव बनाने की रणनीति भी साफ तौर पर नजर आ रही, चाहे वो रूस की तरफ से वार्निंग हो, न्यूक्लियर वार्निंग, या फिर जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर बताएं आपको, ईरान को सबसे बड़ी आर्थिक चोट, तेहरान के ऑयल रिजर्व पर हमला हुआ है, और ये IRGC से जुड़ा हुआ ऑयल रिजर्व है जिस पर हमला किया गया। आग की लपटों में घिरा है ऑयल रिजर्व। ये देखिए आप तस्वीरें। देखिए, ऑयल रिजर्व में विस्फोट। ईरान को बार बार जो हमले हो रहे हैं उसके जरिए आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही ईरान की इकॉनमी बेहाल थी इस जंग के शुरू होने से पहले भी। अब तक जो हमले हुए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। शहरान ऑयल डिपो में हमले हुए हैं, इसके अलावा अगधा सी ऑयल वेयरहाउस है, यहां पर अटैक किए गए। तेहरान की रिफाइनरी पर अटैक हुआ, करज ऑयल डिपो पर हमले हुआ। आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो 10 दिन की मोहलत बढ़ा दी थी, युद्ध को पॉज कर दिया गया था, कहा गया था कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं होंगे, और हमले तो लगातार जारी हैं। हमले की वजह क्या है? सभी ऑयल रिजर्व IRGC से जुड़े हैं, इन्हीं से IRGC को फंड मिलता है, ऑयल सेना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि ताबड़तोड़ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं ईरान।
बिल्कुल समीर, और देखिए आईआरजीसी को कमजोर करने की कोशिश है। बड़ी बात है, आप समझिए शहरान ऑयल डिपो में 11 स्टोरेज टैंक्स हैं, करीब 260 मिलियन लीटर ऑयल रिजर्व यहां पर है। हर दिन 70 लाख लीटर ईंधन की जो सप्लाई है वो होती है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता वॉर जोन में मौजूद हैं मनीष झा, वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मनीष, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इजराइल की तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां पर लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हमने देखा था गाजा पर जब अटैक होते थे तब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन इस बार क्या ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि कई जगहों पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल समीर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए उस लोकेशन को भी दिखाना चाहता हूं जहां पर कुछ देर पहले जब ईरान के मिसाइल गिरे तो वहां पर क्या स्थिति बनी है जी। हम इस वक्त जेरूसलम के पास एक इलाका है बेतशेमेश से जुड़ा हुआ एस्थोल जहां पर मौजूद हैं, और यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त मिसाइल आकर गिरी तो मिसाइल यहां आकर सीधे हिट की थी, डायरेक्ट हिट की थी, जिसकी वजह से यहां पर करीब 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है। और वो गड्ढा हम आपको दिखाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके में उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आप यहाँ देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं, हो सकता है कि ये गराज रहा होगा जहाँ पर कि दर्जनों की संख्या में गाड़ियाँ थी, वो सब यहाँ पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही में देखिए कि इस ट्रक की क्या हालत हो गई है, ट्रक के साथ जो गाड़ी है उसकी क्या हालत हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो कुछ मकान है, ये दरअसल पहाड़ी इलाका है। अब आप सोचिए कि इस पहाड़ी इलाके में अगर 20 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है तो किस तरह की यहाँ पर पोजीशन बनी है कि यहाँ देखिए कि ये जो घर है, ये घर किस तरह से छत विछत हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इस घर की भी हालत क्या हो गई है। तो ये पोजीशन है बेतशेमेश के उस इलाके में जहाँ इससे पहले जब डायरेक्ट मिसाइल हिट की थी तो 10 या 11 लोग मारे गए थे और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे, और एक बार फिर इसी इलाके में आकर डायरेक्ट मिसाइल ने हिट की है। तो युद्ध का एक आलम ये चल रहा है, और इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को युद्ध में जो नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना ईरान से करें, इसकी तुलना आप गल्फ कंट्री से करें, तो जाहिर है कि यहाँ पर इंडिविजुअल जहाँ मिसाइल हिट करती है, क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 85 से 90% मिसाइलों को रोक ले रहे हैं, वहीं 10 से 15% मिसाइलें डायरेक्ट हिट करती है, और जब डायरेक्ट हिट करती है तो इस तरीके का आलम बनता है, इस तरह की तबाही होती है जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं। तो जाहिर है कि इस युद्ध को कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है, तो इजराइल पर भी हो रहा है। इजराइल के लोग भी चाहते हैं कि युद्ध रुके, और इसलिए उसमें से कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिन तस्वीरों की बात आप कर रहे थे, जिस विरोध प्रदर्शन के बारे में आप बात कर रहे थे, तो दरअसल इजराइल ने अभी एक होम कमांड की तरफ से एक नियम बना रखा है कि कहीं पर सार्वजनिक जगह पर अभी 50 से 100 से अधिक ज़्यादा लोग नहीं जुटेंगे, क्योंकि कभी भी मिसाइलें आ सकती है, और अगर वो मिसाइलें उसी जगह गिर गई तो ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती है। तो पुलिस ने इसी वजह से उनको बल प्रयोग करके हटाया था। लेकिन जहाँ तक बात है कि देखिए, चूंकि इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और या फिर आप कह सकते हैं कि इजराइल भी ये बात कहता है कि जहाँ एक तरफ उसकी सरकार युद्ध में इंगेज है, वहीं पर वहाँ पर एक आबादी ऐसी भी है जो मानती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और उसमें से कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जब गाजा के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त मांग की जा रही थी कि बातचीत के जरिए बंधकों की रिहाई हो, ना कि गाजा पर युद्ध हो। लेकिन तब क्या हुआ था? तब भी इजराइल की सरकार या इजराइल की सेना लगातार युद्ध जारी रखी थी, गाजा में 2 साल तक युद्ध रखा। लेकिन ठीक उसी वक्त तेल अवीव में हमने विरोध प्रदर्शन देखा, उसी तरीके का विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल, और अभी किस तरह से, क्योंकि आप इजराइल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जेरूशलम की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, और वहां पर भी हमलों को इजराइल रोक पाने में नाकाम रहा, और जो इस वक्त तबाही है वो आपने दिखाई है कैमरे पर लाइव। और कमांडर बिक्रमजीत सिंह सर भी हमारे साथ है। बिक्रमजीत सिंह सर, मैं JD वैंस की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर आपसे सवाल करना चाहूंगा। क्या इस बयान में आपको ऐसा लगता है या तो जो अमेरिका की टॉप लीडरशिप है वो सच्चाई को देखना समझना नहीं चाहती, या फिर गलत ब्रीफ किया जा रहा है? क्योंकि कल ही एक हमने खबर दिखाई कि ऐसे सिचुएशन रूम में शॉर्ट क्लिप्स दिखाई जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि वो एंटरटेन हो पाए युद्ध को लेकर। शॉर्ट क्लिप्स नहीं करुणा जी, देखिए कुछ सवाल हैं जिनका पूरी तरह से जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये हमास ने जो इजराइल पे अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को, वो किस लिए किया था, इसका कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। पिछले साल बातचीत होते हुए भी जब अमेरिका ने बॉम्बिंग करी थी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे ईरान की,
उसका भी कोई मतलब रीज़न नहीं है। भाई जब बातचीत हो रही थी तो आपने क्यों किया, और फिर आपने कहा कि जी हमने तो सब ऑब्लिटरेट कर दिया। लेकिन फिर से आपने इस साल अभी 28 फरवरी को फिर आपने मतलब एग्रेशन शुरू कर दिया इजराइल के साथ मिलके। इसका भी कोई मतलब जवाब नहीं है, ना किसी के समझ से परे है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अपने जैसे इनके इंटरनल इश्यूज़ पॉलिटिकल लीडरशिप के मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा अक्टूबर 23 में नेतन्याहू साहब की पॉपुलैरिटी भी लो हो रही थी, सुनने में आ रहा था कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं। उसी प्रकार जैसे अभी अमेरिका में कुछ उनकी लीडरशिप पे आ रही थी, तो उसके थोड़ा डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, ध्यान हटाने के लिए जनता का उन्होंने जाके ये वॉर शुरू कर दी, जो कि पूरी दुनिया के लिए अब एक गले का फंदा बन चुकी है। तो ये बात थी। दूसरी बात जहाँ तक थी, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, जेडी वांस साहब ने कहा वी हैव अचीव्ड मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स। देखिए मेजॉरिटी ऑफ, अब वो कह रहे हैं कि हम ईरान को इतना ज़्यादा उनकी क्षमता जो इतना ज़्यादा उनको हम नष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें 1-2 साल के बाद वो फिर सर उठा पाए। तो उसकी क्या हद होगी कि क्या आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही एक बंजर ज़मीन बन जाए, कि उनको अगला मतलब बिल्डिंग खड़े करने में भी 25 साल बन जाए? तो ये किस हद तक आप इसको बॉम्ब करेंगे, इसका तो कोई अंत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरी बात करुणा जी, जो आपने बात करी थी अभी एम्फीबियस ऑपरेशन की बात हो रही थी कि यूएसएस त्रिपोली वहाँ आ गया है, जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डेक है बेसिकली। उधर फाइटर्स भी उससे लॉन्च हो सकते हैं, मेनली एम्फीबियस फोर्सेस के लिए है। बॉक्सर भी वहाँ आ गया है। आप इतनी तबाही मचाने का जो ये मतलब साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, उसका फ़ायदा किसको होना है? ये पॉज मुझे लगता है दिया गया था ये ईस्टर वगैरह को कंसीडर करते हुए। और वो भी ये तब हो रहा है जब तमाम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाता है ईरान के अंदर, तो ये बड़ा आत्मघाती कदम होगा अमेरिका के लिए भी, अमेरिकी फोर्सेस के लिए भी। और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं तैयारियां तो हो रही हैं। और देखिए ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन, B-2 बॉम्बर से ईरान के कई टारगेट्स पर हमले किए गए। हमले के बाद वापस लौटे B-2 बॉम्बर्स। ईरान में ऑपरेशन के बाद ब्रिटेन पहुंचे हैं B-2 बॉम्बर्स, और ये उस दौरान की तस्वीरें। तो B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है ईरान पर ताज़ा हमलों को अंजाम देने के लिए, और ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिकी बॉम्बर्स वापस लौटे। और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जेरूसलम के पास का इलाका है बेत शेमेश, वहां पर मौजूद हैं, और वहां पर थोड़ी देर पहले एक मिसाइल भी गिरी है, उससे बर्बादी भी हुई है। क्या मनीष ये माना जाए कि अमेरिका में जिस तरह से लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इजराइल में भी अब लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, इजराइल को भारी नुकसान भी पहुंच रहा है जगह जगह जो ईरान के तरफ से हमले हुए हैं उसमें, तो क्या एक फटीग नजर आ रहा है क्या? और जो लोग पहले पूरी तरह से इस जंग के समर्थन में नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि नहीं अब आर या पार की जंग हो ही जानी चाहिए, निपटारा हो ही जाना चाहिए ईरान का, क्या अब उनके रुख में भी बदलाव आप देख रहे हैं क्या वहां पर रहकर? देखिए, इजराइल हो या अमेरिका हो, इस वक्त तो मुझे कम से कम इस खंडहर हुई इमारत के भीतर से तो यही समझ में आ रहा है कि हालत यही है कि दर्द भी हम ही देंगे, दवा भी हम ही करेंगे। तो वो अपने यहाँ प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वियतनाम के युद्ध में भी सबसे अधिक प्रोटेस्ट अमेरिका में ही हुआ था कि वापस करो, सेना को वापस लाओ। लेकिन कई साल तक वो लड़ाई चलती रही। इराक में भी हमने देखा कि 2 दशक तक लड़ाई चलती रही। अफगानिस्तान भी लगभग 2 दशक तक सेना, अमेरिकी सेना वहाँ पर मौजूद थी, और फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना कि सेना को विड्रॉ किया जाए, और फिर प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह फैसला किया। तो अमेरिका में, इजराइल में ये कोई नई बात नहीं है कि विरोध प्रदर्शन होते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोनों, और वो क्यों नहीं होंगे? आप सोचिए कि अगर अभी हम एक घर दिखा रहे हैं, आप सोचिए कि इसका घर तबाह हो गया, तो अब इसके मन में तो सरकार के लिए गुस्सा होगा, इसके मन में सेना के लिए गुस्सा है। इसको लग रहा है कि भाई ये युद्ध बंद होना चाहिए ताकि हम बच सके। और ऐसा नहीं है कि ये मिलिट्री वाले लोग हैं, ये नॉर्मल लोग हैं। उसकी गवाही देखिए कि इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, और आप ये देखिए कि यहाँ तमाम तरह की किताबें हैं लोगों के घर के, तो ये सामान देखकर कोई कह देगा कि ये सब सामान देख लीजिए, ये सब सामान देखकर कोई कह देगा कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का घर है जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, या फिर इस तरीके का है जो एक पारिवारिक व्यक्ति है, उसके तमाम इस तरह के सामान यहाँ पर मौजूद हैं। और वो सामान चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध की कीमत आम आदमी कैसे चुकाता है। लेकिन हाँ, युद्ध का फैसला सरकार का है, युद्ध को लड़ने की जिम्मेदारी सेना की है, और वो चाहे इजराइल में हो या अमेरिका में, वो डिसाइडेड है। जेडी वेंस
इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि जेडी वेंस को अगला इलेक्शन लड़ना है, तो उनको वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त फैसला लेने का अधिकार जेडी वेंस को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप को है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये मानते हैं कि इस युद्ध में ईरान को हम सबक सिखाएंगे। अब वो सबक सिखा पाते हैं कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल वो युद्ध। ठीक है, बिल्कुल मनीष आपको रोक रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। चंचल भांगा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे प्रोटेस्ट इजराइल के अंदर भी हो रहे हैं, क्या एक भारी दबाव नजर आ रहा है कि युद्ध को जल्द से जल्द इजराइल वाइंड अप करे? लग रहा है आपको ऐसा? देखिए, कोशिश तो किया जाता है क्योंकि हर चीज का मतलब एक तो अंत होना चाहिए, और इसमें जो इफेक्ट जो हो रहा है आम पब्लिक को हो रहा है, जो एक ही खाली वॉर के लिए भी नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक के लिए भी हो रहा है, जो नेतन्याहू के लिए है, और जो भी पिछले जो भी बातें हुए थे उसको पूरा करने के लिए। और अभी तो हम बाहर ज्यादा नहीं जा सकते, जितना भी हो सके, जितना भी, क्योंकि वॉर का जो नियम कानून है उसको हम लोग को पालन करने पड़ते हैं यहाँ पे। और प्रोटेस्ट जो वो तो हो गई, हर वीक में होता ही है जी। तो अभी जो है फिर से चालू हुआ है हमारे प्रोटेस्ट, जो ये वॉर के चलते थोड़ा। ठीक है, तो एक तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ हमने देखा दो बहुत इंपॉर्टेंट बयान इजराइल के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठाए, और जो ऑपोजिशन के नेता हैं वो तो सवाल उठा ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा भी वॉर जोन से लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें वो दिखा रहे थे बेत शेमेश की, जहां पर हमला हुआ है, तबाही हुई है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।